हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोगों ने कहाँ तक अध्ययन कर लिया था? याद है कि आप लोगों को सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, वृत्तीय गति पढ़ रहे थे। वृत्तीय गति में आप लोगों ने कहाँ तक आ गए थे? कोणीय विस्थापन से स्टार्ट हुए थे। कहाँ से? कोणीय विस्थापन है, थीटा से चले थे। थीटा के बाद में क्या निकाला? ओमेगा, कोणीय वेग। और कोणीय वेग के बाद में आपने बना लिया था त्वरण, और त्वरण में भी क्या निकाला था? एसी निकाला था, अभिकेंद्रीय त्वरण। और एटी निकाला था, स्पर्श रेखीय त्वरण। ए नेट निकाला था, परिणामी त्वरण। एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर, ये था ना रूट में। उसके बाद में आप लोगों ने अल्फा भी निकाल लिया था, डी ओमेगा बाई डी टी। और हर के दो पार्ट किए थे, एक तो औसत अल्फा और एक किसी भी क्षण पे अल्फा। तो इसको तो क्या लिखा था? डेल ओमेगा बाई डेल टी। इसको क्या लिखा था? डी ओमेगा बाई डी टी। यही था ना अपने पास कुल मिला के। क्या तक बात हो गई थी? यदि आप लोग एस दूरी थीटा इंटू आर किया था, वी इक्वल टू क्या किया था? ओमेगा इंटू आर किया था। ऐसे अल्फा इक्वल टू करेंगे, तो वो आज अपने को करना है। तो यहां तक अपनी चर्चा हो चुकी थी, हो गई थी ना? ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप लोग आगे लगाओ, ऐसे छोटा सा बता देता हूं आप लोगों को। ऐसे लिख दो, अल्फा व एटी के मध्य संबंध। हेडिंग लगाओ, अल्फा व एटी के मध्य संबंध। कोणीय त्वरण व स्पर्श रेखीय त्वरण के मध्य संबंध। अल्फा व एटी के मध्य संबंध। थोड़ा सा वापस अपने को रिकॉल करना पड़ेगा, याद करो थोड़ा सा आप लोग। एसी का वैल्यू क्या लिखा था आप लोगों ने? वी स्क्वेयर बाई आर या ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर, ये आया था ना। एटी का वैल्यू क्या आया था? याद करो, डीवी बाई डी का डीवी। वी यहाँ पे चाल थी, बटा में डेल टी था, डी टी था, यानी अवकलन किया था पर, ये था ना। तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि वी बराबर क्या बताया था? वी बराबर ओमेगा इंटू आर बताया था ना। वी बराबर ओमेगा आर, याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? तो यदि वी बराबर ओमेगा आर है, तो ये छोटा सा तो मैं आपको बता देता हूँ बराबर। डीवी बाई डी टी लिखे, डीवी बाई, सीधा ये डीवी बाई डी टी। तो ये चाल है, ठीक है ना, मैं सदिश रूप में नहीं ले रहा हूं। क्या है? मान ये वी का इंटू ए, यानी दोनों तरफ मैंने टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, डी ओमेगा बाई डी टी आ जाएगा। इधर आगे देखो, डीवी बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी आर, कोफिशिएंट कांस्टेंट ले लिया अपन यार, ठीक है। तो ये बन जाएगा डीवी बाई डी टी। यहाँ पे वी क्या है? चाल है अपनी, क्या है? चाल। चाल का अवकलन किया था, याद करो, वर्ताकार पथ में थोड़ा थोड़ा बैठ जाओ। ये वी तो फिक्स था, लेकिन यदि ये परिवर्तित हो रहा था तो कौन सा त्वरण उत्पन्न हो रहा था? एटी। और एटी को आप लोगों ने कल क्या लिखा था? डीवी बाई डी टी। जो भी फॉर्मूला याद है आप लोग उसको एक बार लिख दिया करो, कॉपी में तो लिख सकते हो, और कॉपी में लिख के फोटो खींच दिया करो कमेंट में, या सीधा ऐसे बता दिया करो एटी बराबर ये होता है सर, पता है। तो यहां पे अपन ने क्या बात की थी? डीवी बाई डी टी क्या था? एटी था। ये वी है, वी का मॉड्यूल, ठीक है ना। अब यहां पे डी ओमेगा बाई डी टी क्या गया था? अल्फा इंटू आर। समझ आ गई बात? तो अल्फा और आर के मध्य, अल्फा और एटी के मध्य संबंध आ गया क्या? स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण अल्फा इंटू आर के बराबर होगा, याद रह जाएगा। तीन हो गए ना। एक तो आप लोगों ने एस बराबर क्या लिखा था? थीटा इंटू आर। वी बराबर क्या लिखा था? ओमेगा इंटू आर। ऐसे ही रेखीय, ये तो इधर रेखीय है, ये इधर क्या है? सारे के सारे कोणीय, और ये अपना आर 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 आर, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पे अल्फा इंटू आर आ गया, ठीक है। चलिए अब ये आप लोग नोट कर लो। यदि अपन सदिश रूप में इसको देखें, क्या देखें? नोट कर लिया गया?
सीधा आप लोग ऐसे कोई लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग ऐसे ही करोगे। V बराबर ओमेगा आर, अपने को तो इससे फॉर्मूले से मतलब AT इक्वल टू आ जाएगा अल्फा इंटू आर। याद कर लिया, ये तीनों रिलेशन अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो AT को आप यदि अपन ऐसे लिखें, A वेक्टर इक्वल टू ओमेगा इंटू आर वेक्टर, ये अपने पास सदिश रूप में आ जाएगा। बात समझ आ गई? कर लोगे? ये छोटा सा फॉर्मूला था याद रखने के लिए, ठीक है? मिटा दिया जाए इसको। अब मैं इन तीनों रिलेशन से आपको एक एक बातें पूछता हूं, जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिटा दो इसको, नोट कर लिया करो तुरंत आप लोग। अब देखो, वर्ताकार पथ है, ठीक है? वर्ताकार पथ में वर्ताकार पथ है और ये इसकी त्रिज्या है r, ये केंद्र हो गया। यहां पे रेखीय वेग हो गया अभी, केंद्र की तरफ AC हो गया, इधर क्या हो गया AT हो गया। यदि वेग बढ़ रहा है तो हो जाएगा ना। अब देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे वाला, तो ये ऊपर की तरफ ओमेगा क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा ऐसे। अल्फा भी क्या होगा, ऊपर की तरफ। यदि बढ़ रहा है ओमेगा बढ़ रहा है ऐसे, और यदि त्वरण लग रहा है कोणीय त्वरण, तो अल्फा भी कैसे होगा, ऐसे ही होगा। बात समझ आ गई? यानी ये एक्स के अनुदिश है, ऊपर की तरफ ऐसे है। ये अपना ओमेगा की दिशा होगी, अल्फा की दिशा होगी, अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। ये क्या हो गया, आर हो गया, ये क्या हो गया, वी वेक्टर हो गया, वी सदिश हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको यदि ऐसे पूछे तो एक छोटा सा बात बन जाएगी अपने पास में। देखो कि भाई ओमेगा ऊपर है, ओमेगा और आर के बीच में क्या रिलेशन है, 90 डिग्री। तो ओमेगा आर परपेंडिकुलर, आर और वी एक दूसरे से कितने पे, 90 पे। बात समझ आ गई? यानी ओमेगा आर और वी तीनों एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर। ओमेगा ऐसे, ये राइट हैंड ले आप, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है तो अंदर की तरफ हो जाएगा, ऐसे घूम रहा है तो बाहर की तरफ हो जाएगा। बात क्लियर होगी? तो ओमेगा की तरह बाहर की तरफ, आर कैसे देख लो, ये 90 डिग्री का कोण है, 3D बना नहीं सकते ना अपन, तो ये 90। तो आर और ओमेगा एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। यहां पे देखो आर और वी, ये 2D प्लेन में है लेकिन है तो एक दूसरे 90 पे। तो आपको ऐसे पूछ ले, ऐसे पता चल गया, तो आप कैसे पूछ ले कि ओमेगा डॉट आर क्या होगा। ओमेगा और आर क्या है, स्थिति सदिश है, क्या मान आएगा बताओ। ओमेगा डॉट आर क्या आएगा, ओमेगा डॉट दोनों यदि आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ओमेगा आर कोस, और कितना डिग्री कोण है बीच में, डॉट का मतलब अदिश गुणा करा रहा हूं, कितना जाएगा 90। तो ओमेगा डॉट आर का मान कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखोगे, ओमेगा डॉट आर का मान कितना आया, 0, आर डॉट वी का मान कितना आएगा, 0, और ये इससे परपेंडिकुलर हो गए ना 90 डिग्री, और ओमेगा डॉट वी का वैल्यू करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बात समझ आई? ऐसे यदि आपको क्वेश्चन पूछे तो भी आप बता सकते हो। क्लियर होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर से देख लो एक बार। ओमेगा बाहर की तरफ है, एक्सियल सदिश है ना बाहर की तरफ, ये आर है, आर सदिश है, कितने डिग्री कोण पे है, 90 डिग्री कोण पे। यदि दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणा किया जाए, दो लंबवत सदिशों का क्या किया जाए, अदिश गुणा किया जाए, तो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो ओमेगा डॉट आर कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे ही आर डॉट वी भी कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। ओमेगा डॉट वी करेंगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। बात क्लियर होगी? समझ आएगी बात? यदि ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन एक ही, ये बताएंगे आपको कब एक होगी कब अलग अलग होगी, लेकिन ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन एक ही बाहर की तरफ मान लेते हैं अपन। आपको यहां से वी के साथ पूछे, आर के साथ पूछे, जैसे मान लो ओमेगा अल्फा डॉट आर पूछ लिया, कितना आएगा, अल्फा डॉट आर, अल्फा भी किधर है, ऊपर,
आर किधर है परपेंडिकुलर, तो कितना आंसर आएगा 0 आएगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है इनकी डायरेक्शन क्या क्या होगी, ठीक है। तो ये आप लोग 4 पॉइंट है छोटे छोटे, ये नोट कर लो, बात समझ आएगी ना। ओमेगा अल्फा ये तो किधर होंगे बाहर की तरफ होंगे, थीटा हो गया, ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया, इनको क्या बोलते हैं पहले अक्षीय सदिश बोलते हैं, तो बाहर की तरफ तल के लंबवत या अंदर की तरफ होगा। और v आपको पता चल गया, वर्ताकार पथ में प्रत्येक बिंदु को जैसे आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो किसको बताएगा, वो वेग को बताएगा, ठीक है। तो फटाफट ये नोट करो एक बार। हो गया मिटाए। उसके बाद में आप लोग देखो कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, समझ आ गई बात। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझनी है, ठीक है, हटना नहीं है कोई चीज को। जैसे आगे चलते हैं अपन, अल्फा अल्फा क्या बताया था आपको, डी ओमेगा बाई डी टी बताया था। किसी भी क्षण विशेष की बात करें तो डी ओमेगा बाई डी टी। दूसरा क्या बताया था, डेल ओमेगा बाई डेल टी। औसत की बात करें तो ये बताया था। कई बार मान लो ये फॉर्मूला और अपने को, जैसे ए के अंदर 3 फॉर्मूले थे, क्या क्या, इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते, ओमेगा डी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। तो अल्फा का ऐसे पूछ लिया आपको, ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार अवकलन कर दिया, ये भी अल्फा का वैल्यू है। इसके बाद में मान लो यहाँ पे ऊपर नीचे अपन है, डी ओमेगा बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया, डी थीटा बाई डी टी क्या बन गया, ओमेगा बन गया ना। तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी डी थीटा, ये भी अल्फा का फॉर्मूला। तो अल्फा के आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए, डी ओमेगा बाई डी टी, कोणीय विस्थापन का 2 बार समय के साथ अवकलन कर दो, ओमेगा का 1 बार अवकलन कर दो, और थीटा के पद में ओमेगा दे दे। किसके पद में, थीटा के पद में ओमेगा दे दे, तो ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या आ जाएगा, कोणीय त्वरण आ जाएगा, ठीक है। इन सब का अपन ज्यादातर जो यूज है यहाँ पे वर्तीय गति में, अपने चैप्टर में इस वाले में कम रहेगा, और जो अपन घूर्णन गति अध्ययन करेंगे उसमें इसका ज्यादा रोल रहेगा। तो एक बार यही चर्चा कर लेते हैं, आगे अपन डिस्कस नहीं करनी पड़ेगी। कोणीय त्वरण की बात आ गई तो थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, बात समझ आएगी। चलिए नेक्स्ट बात, कुछ पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करें अपन। जैसे अभी आपको क्या बताया, ये नोट करो पहले तो तीनों वैल्यू। नोट कर लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, तो इसके लिए आप एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिख सकते हो। लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग। नोट कर लिया नहीं तो एक क्वेश्चन लिखो, ओमेगा का वैल्यू दिए, आप ऐसे लिखो, कोई कण एक वर्तीय पथ में गतिशील है, कोई कण वर्तीय पथ में गतिशील है, और गतिशील कण का कोणीय वेग 1.5 t माइनस 3 टी स्क्वेयर प्लस 2, कोणीय वेग 1.5 t माइनस 3 टी स्क्वेयर प्लस 2 हो, तो वह समय बताइए, लिख लो, वह समय बताइए जब कोणीय त्वरण 0 हो जाए, जब कोणीय त्वरण 0 हो जाए, ये बताओ आप।
कर लिया, लिख लिया। ये अल्फा की तीनों वैल्यू लिख लेना। सेम वैसा वैसे क्वेश्चन है जो आपने ए का वैल्यू निकाला था ना, उस समय जो आंसर आ रहा था वही आएगा, वैसे ही करना है। जिसका भी आंसर आ जाए वो कमेंट कर दो ताकि पता चल जाए क्या आंसर आ रहा है। देखो जिन बच्चों ने नहीं कर रहे वो ध्यान दे, और जिन्होंने कर रहे हैं वो भी ध्यान दो। आप लोगों को क्या पूछा है, अल्फा का वैल्यू 0 कब होगा। अल्फा का वैल्यू क्या बताया था आपको, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू 0। ओमेगा का किसके पदों में दे दिया, टी के पदों में दे दिया ना। क्या करना है अपने को, 0। और वो टाइम पूछा है, आगे बढ़े क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम पूछा है तो देखो आप लोग अवकलन करो ओमेगा का, 1.5 आ गया ना, माइनस का 6t आ गया क्या, प्लस 2 का कितना जो ओमेगा का अवकलन कर दो बराबर कितना आ गया 0। तो देखो आपको आगे ले जाओ 6t को, 1.5 आ गया तो t इक्वल टू कितना आ गया 1.5/6, तो ये 15/60 यानी 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया 0.25 सेकेंड, यानी 0.25 सेकेंड पर कोणीय त्वरण का मान कितना देगा 0। कोणीय त्वरण का मान कितना जाएगा 0। याद रह जाएगी बात, क्या कर लोगे। इस टाइप के आपको छोटे मोटे क्वेश्चन आए तो कर ले, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़े। 0.25 जिस बच्चे का आंसर आ रहा है कमेंट कर दो, पता चल जाए आपको। चलिए आगे, ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि एट इक्वल टू क्या लिखा था आप लोगों ने, अल्फा इंटू आर लिखा था। एट इक्वल टू अल्फा इंटू आर। मान लो अल्फा 0, अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, डी ओमेगा बाई डी टी, या क्या बताया था 2 बार थीटा के साथ अवकलन कर दो, और इसका मान यदि 0 है, इसका मान है 0 है, तो 2 बातें होगी। एक तो अल्फा 0 होने का मतलब क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू 0 आ गया। अल्फा 2 चीजों में 0 हो सकता है, कैसे, मान लो अल्फा 0 है, इसका मतलब 2 बातें हो सकती है, क्या क्या, या तो ओमेगा का मान 0 हो, या ओमेगा नियत हो। या तो ओमेगा का मान 0 हो, या ओमेगा क्या हो, नियत हो। और नियत का यदि अवकलन करें, कांस्टेंट का अवकलन करें तो भी 0 आएगा, और 0 के बाद में जैसे अवकलन करें तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। यदि ये नियत है, ये 0 है तो डी थीटा बाई डी टी, यहां पे 0 बढ़ेगा। यहां पे देखो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया ना, नियत। इसका मतलब तो क्या हो गया, थीटा जैसे फिक्स हो गया, यहां पे थीटा नियत हो गया। यहां पे क्या नियत हो गया, मान लो समय के साथ, यहां पे थीटा फिक्स ही हो गया, इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं करनी। मान लो समय 2 सेकंड में 20 डिग्री कोण बन रहा है, 2 सेकंड में कितना 20 डिग्री, तो हर 2 सेकंड में कितना बनेगा 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री। डी थीटा बाई डी टी नियत होने का मतलब क्या है, हर 2 सेकंड में, एग्जांपल के तौर पे बात करें पर, हर 2 सेकंड में कितना डिग्री कोण बन रहा है 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री। तो यदि ऐसा चल रहा है वृत्तीय पथ तो क्या हो जाएगा, अल्फा नियत हो जाएगा, ठीक है। और यदि अल्फा 0 हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। और यदि अल्फा का मान 0 है तो अल्फा का मान 0, तो एटी भी कितना आ जाएगा यहां से 0। अल्फा का मान 0 तो स्पर्श रेखीय त्वरण का मान भी 0 हो जाएगा। तो आप लोग बताओ वर्ताकार पथ होगा या नहीं होगा, वर्ताकार पथ होगा या नहीं होगा, बताओ फटाफट। अल्फा का मान 0 तो एटी भी 0 हो गया। अब बताओ वर्ताकार पथ होगा क्या, वर्ताकार पथ होगा। क्यों, यदि मान लो वर्ताकार पथ है तो अभिकेंद्रीय त्वरण तो लगेगा ही लगेगा। एटी का मान 0 हो जाएगा तो एसी तो रहेगा ही रहेगा, तो इसे बोलेंगे एक समान वर्ती विधि। क्या बोलेंगे, एक समान
वर्तीय गति। जब AT का मान शून्य हो, AT का मान है शून्य हो और AC का मान 0 न हो, AC का मान 0 न हो, तो इसे क्या बोलते हैं? एक समान वर्तीय गति। तो आप लोग पहले तो ये बात नोट करो, जब अल्फा का मान शून्य है तो ओमेगा नियत हो जाएगा। ओमेगा या तो शून्य होगा या ओमेगा नियत होगा। ओमेगा यदि 0 होता है तो d थीटा बाई dt 0 होगा, यानी थीटा नियत होगा। नियत होने का मतलब फिक्स ही हो गया, थीटा 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी है वो फिक्स हो गया। और इधर यदि ओमेगा नियत होगा तो डी थीटा बाई dt नियत होगा। नियत होने का मतलब समान समय में डी थीटा बाई dt नियत है, यानी समान समय में समान कोण बनेगा। इसका मतलब क्या है? समान समय में समान कोण बनेगा। तो अल्फा क्या होगा? 0 होगा। कोई समान समय में समान कोण बना मतलब अल्फा तो लगा ही नहीं। समझाएगी बात? ऐसे करना है। और यदि अल्फा शून्य है तो AT भी क्या होगा? शून्य होगा। और जब AT शून्य होता है AC शून्य न हो, ऐसे लिख लो अल्फा 0 AT 0, अल्फा 0 AT 0 पर AC नॉन जीरो, तो इस गति को एक समान वर्तीय गति कहते हैं। इस गति को क्या बोलते हैं? एक समान वर्तीय गति कहते हैं। नोट करो फटाफट। कर लिया? मिटा दे। इस गति को क्या बोलते हैं? एक समान वर्तीय गति कहते हैं। मिटाओ। चलिए, उसके बाद में आप लोग देखो, एक समान वर्तीय गति आ गई ना चर्चा। एक समान वर्तीय गति में आप लोगों ने एक समान वर्तीय गति पे अपन थोड़ी लंबी चर्चा चलेगी, उसको तो एक बार आप लोग यहीं लगा के रखो, चर्चा करें। थोड़ा सा अपन ने इसको घूर्णन गति में चर्चा करनी है अपने को, अल्फा के बारे में पूरी डिटेल में। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्फा कुछ चेंजिंग वेंजिंग आ जाए, छोटा मोटा आ जाए तो थोड़ा सा। मान लो अल्फा नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो की भी दो बातें होंगी। अल्फा यदि जीरो नहीं है तो उसकी दो बातें होंगी। एक तो अल्फा क्या हो जाएगा? नियत हो सकता है, और एक क्या हो गया? परिवर्तित हो सकता है। दो बातें हो सकती है ना। अल्फा का मान जीरो नहीं, इसका मतलब या तो अल्फा नियत हो जाएगा और या अल्फा हो जाएगा परिवर्तित। अब नियत का मतलब क्या हो गया? जैसे ऐसे लिख दे 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या बोलोगे आप लोग? समय के साथ परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसे क्या बोलते हैं अपन? अल्फा नियत बोलते हैं। और परिवर्तित का मतलब ऐसे आ जाता है 2t रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। ये अल्फा क्या है? परिवर्तित है ना, परिवर्तित। बात क्लियर हुई क्या? यदि अल्फा नियत है तो और कुछ बात होगी, और यदि अल्फा परिवर्तित है तो और कुछ समीकरण निकलेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो, अल्फा जब 0 होता है तो AT शून्य होता है, अल्फा जब 0 होता है तो AT शून्य होता है, AT शून्य होता है और AC शून्य न हो तो एक समान वर्तीय गति होगी। और यदि अल्फा नॉन जीरो हो, अल्फा नॉन जीरो, इसका मतलब AT भी 0 नहीं होगा, AT भी 0 नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक है। अब इस कंडीशन में असमानवर्तीय गति बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? असमानवर्तीय गति। अब अल्फा पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। या तो अल्फा नियत होगा, 0 नहीं हो तो नियत हो गया 2 रेडियन पर सेकंड, और या परिवर्तित होगा, यानी समय के साथ स्थिति या कोण के साथ परिवर्तन भी हो सकता है। उस कंडीशन में दो बातें अलग अलग रहेगी। आप लोग याद करो, एक समान त्वरण के अधीन, एक समान त्वरण के अधीन गति की समीकरण निकाली थी। क्या कहती वो? v बराबर u प्लस AT, याद आ रहा है? s बराबर क्या था? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर क्या था? u स्क्वायर प्लस 2as, और SN लिखा था। ठीक है। तो सेम वैसा है, यदि अल्फा 0 नहीं है, अल्फा 0 नहीं है और नियत है जैसे 2 रेडियन पर सेकंड है, तो 3 समीकरण बन जाएंगे गति की। तो तीनों समीकरण में बता देता हूं आप लोगों को थोड़ी सी क्या क्या पड़ेगी वो। देखो, पहली समीकरण, मान लो शुरू में ओमेगा, इसे क्या बोलेंगे अपन?
प्रारंभिक कोणीय वेग, क्या बोल देंगे, प्रारंभिक कोणीय वेग t समय बाद ओमेगा हो जाएगा अंतिम कोणीय वेग अल्फा एक समान कोणीय त्वरण, क्या एक समान कोणीय त्वरण है, ठीक है। उसके बाद में क्या रह गया, थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, थीटा को क्या बोलेंगे अपने, कोणीय विस्थापन, जो बोलते हुए आ रहे हैं अभी तक। देखो अब पहली समीकरण क्या थी, v बराबर u प्लस एटी, तो v तो अपना क्या था अंतिम, तो अंतिम को क्या लिख दिया अपने ओमेगा, प्रारंभिक क्या था ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिख दो, ये प्रथम एक समान कोणीय त्वरण के अधीन गति का समीकरण है, कोणीय गति बोल सकते हो। दूसरा एस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वहां तो दूरी थी, विस्थापन सीधी रेखा में था, यहाँ पे क्या है विस्थापन, कोणीय विस्थापन, थीटा ओमेगा नोट यूटी यानी ओमेगा नोट प्रारंभिक वेग प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरी क्या थी ओमेगा स्क्वायर, वहां पे क्या था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ पे जो ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये अपने पास तीन समीकरण आ जाएंगे छोटे छोटे। जब आपको ये पता चल जाए एक समान कोणीय त्वरण है तब की बात, ठीक है। एक समान है तो अंतिम वेग, अंतिम कोणीय वेग कैसे निकालेंगे, कोणीय विस्थापन ऐसे निकालेंगे, और कोणीय जो भी आपको मिलेगा क्वेश्चन में उसके अनुसार। कब, जब कोणीय त्वरण एक समान। यदि उस वाली कंडीशन की बात करें, पहले तो एक समान कोणीय त्वरण के अधीन गति की समीकरण लिख लो फटाफट, आगे इन पे चर्चा बहुत लंबी जाएगी। कौन सी गति में, घूर्णन गति में। एक बार थोड़ा सा आया तो उस पर चर्चा कर ली जाए। लिख लो एक समान, हेडिंग लगा लो छोटी सी, एक समान कोणीय त्वरण के अधीन गति के समीकरण। और ये फटाफट फटाफट तीनों चारों नोट कर लो, ये दोनों बातें लिख लो। कर लिया, नोट कर लिया, स्टार्ट करें, कंटिन्यू, याद रह जाएगा ना आप लोगों को। चलो मिटा दो इसको। उसके बाद में आप लोग देखो उस वाले की चर्चा करनी है, तो उस वाले पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यदि अल्फा 2t दे दिया, मान लो आपको पूछ लिया थीटा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, तो बता सकते हो क्या आप लोग, यदि कोशिश करो तो बता सकते हो आराम से। अल्फा को जब भी असमान की बात आई ना, समाकलन अवकलन से करना, वहीं पे ए के साथ भी यही था, ए इक्वल टू 2t था, तो गति के समीकरण नहीं लगाओगे वहां पे, समाकलन अवकलन से करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं, मान लो थीटा ओमेगा आपको पूछ लिया, तो ये अपन बात चर्चा कर लेते हैं। ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, डी ओमेगा बटा डी टी लिख सकते हो ना, अल्फा को, सॉरी अल्फा क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा बटा डी टी। कितना आ गया, 2t आ गया। ओमेगा निकालना है, डी ओमेगा 2t dt आ जाएगा। समाकलन कर दें दोनों साइड में, दोनों साइड में समाकलन करो तो ये ओमेगा बन गया। ये क्या बन गया, 2t स्क्वायर बटा 2 आता है ना समाकलन, इंटू c आ जाएगा जो भी आपका है। तो यहाँ पे ये ओमेगा आ जाएगा, बात के लिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। अब आपको यदि थीटा पूछे तो थीटा भी आ जाएगा ना, ओमेगा बराबर क्या है, t स्क्वायर प्लस c है, तो डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस सी है। क्या कर दे, समाकलन कर दे, तो डी थीटा इधर आ गया टी स्क्वायर प्लस सी इंटू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से ये बन गया थीटा, यदि समाकलन करें दोनों साइड से तो ये तो बन गया थीटा, ये आ गया टी क्यूब बटा 3, समाकलन टी के सापेक्ष करें सी इंटू टी, और नया कोई कोफिशिएंट आ गया सी है। ऐसे आप लोग जब अल्फा परिवर्तनशील हो उस कंडीशन में अपने को समाकलन वाला पोर्शन लगाना है। थीटा दे दी, ये बता दोगे आप,
क्यों? तो ये कैसा है? असमान कोणीय त्वरण है। और एक समान कोणीय त्वरण के लिए तो आप लोगों को क्या बताया हुआ है? गति के समीकरण ही लगा हुआ, कोणीय गति के समीकरण लगा। ठीक है, याद रह जाएगा। तो एक उस पर भी छोटा सा क्वेश्चन कर लो फटाफट, मिटाओ इसको। तो नोट कर लो फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं क्या करना है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? और यदि समझ में आ रहा है तो बताते रहना, इससे पता चल जाए कि काम तो ठीक चल रहा है। बता दूं? बताएं? ओके, उस पे एक क्वेश्चन देख लो छोटा सा। इन पे अपने को ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, ये आगे रोटेशन में करेंगे आप लोग, घूर्णन गति में। अभी थोड़ा सा बता रहा हूं आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद में आप लोग देखो, ऐसे एक समान कोणीय त्वरण के लिए 2 रेडियन बताया था ना आपको, 2 रेडियन पर सेकंड। ऐसे आपको कोई क्वेश्चन में दे रखा है, अल्फा का वैल्यू एक समान है, क्या समान है? एक समान है ना। अच्छा, ऐसे मान लो कि प्रारंभिक कोणीय वेग 0 से स्टार्ट हुआ, प्रारंभिक कोणीय वेग 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो बताओ अल्फा एक समान है, प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है, 10 सेकंड के पश्चात, कितने सेकंड? 10 सेकंड के पश्चात कितने चक्कर कण पूरा करेगा? 10 सेकंड के पश्चात कण कितने चक्कर पूरा करेगा? अब इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। नोट करो पहले तो फटाफट। एक समान कोणीय त्वरण दे दिया, ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग 0 दे दिया, 10 सेकंड के पश्चात कण कितने चक्कर पूरा करेगा। अब इसमें आपको सारी बातें कंप्लीट हो जाएगी। पहली बात देखो आप लोग, पहली बात यहाँ पे क्या है मैं बता देता हूँ आप लोग। हाँ, क्वेश्चन जो जिसको आ रहा है वो अच्छी बात है, नहीं आ रहा वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक समान कोणीय त्वरण सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना अपने को। अब देखो, एक समान कोणीय त्वरण है तो अपन गति के समीकरण नहीं लगाएंगे, कोणीय गति के समीकरण लगाएंगे। अब मेरे को क्या चाहिए? 10 सेकंड पश्चात कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है ना? ठीक है। अब चक्कर का एक चक्कर में मान लो, एक पूरे चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होता है? एक पूरे चक्कर में 2 पाई होता है। मान लो यहां से बंदा चला और पूरा एक राउंड लगा के आया तो कितना चलेगा? 2 पाई चलेगा, चलेगा। मान लो 2 चक्कर लगा गया तो थीटा कितना हो गया? 4 पाई हो गया। 3 चक्कर लगा के कितना हो गया? 6 पाई हो गया। तो आप लोग यदि आप थीटा आपको पता चल जाए कि भाई 6 पाई है तो बता सकते हो ना कितने चक्कर लगे। तो यदि आपको थीटा से पता है कि 6 पाई है तो आप उसमें कितने का भाग लगा दोगे? 2 पाई का भाग लगा दोगे। 2 पाई का भाग लगाओगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी? 3, तो 3 चक्कर मारे उसने। तो अपने को यहाँ पे चक्रों की संख्या पूछी उसने, क्या पूछा क्वेश्चन में? कितने चक्कर लगाएगा, यानी चक्रों की संख्या पूछी है। इसका मतलब पहले तो थीटा निकालो, और थीटा निकालने के लिए बेटा दो उसको, थीटा निकालने के लिए अपन क्या करें? थीटा निकालने के लिए देखो 3 समीकरण है आप लोग, कौन सी आपके लिए फायदेमंद रहेगी? निकालना क्या है? थीटा। दूसरे समीकरण कैसे ठीक रहेगी ना? दूसरे समीकरण में क्या दिया था आपको? थीटा ओमेगा नोट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा है, टी है, ओमेगा नोट कितनी है? 0। तो थीटा कितनी आ जाएगी? देखो आप लोग 1/2, अल्फा कितनी है? 2, समय कितना है? 10, 10 का स्क्वायर कितना आ गया? 100, 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा कितनी आ गई? 100। 100 रेडियन आ गई ना? ठीक है। अब कितने चक्कर मारेगा? तो n बराबर 100/2 पाई, ये चक्रों की संख्या आ गई। क्या गया n? यहाँ पे क्या है? चक्रों की संख्या। तो n बराबर कितना हो जाए? 50/पाई, ये चक्कर हो गया। ठीक है। और ज्यादा सोल्व करो तो पाई का मान कितना ले लें अपन?
3.14 तो 16 तिया 48, 48 और लगभग ये आ जाएंगे 16 चक्कर। कितने आ जाएंगे? 16 चक्कर के आसपास आ जाएगा। ये आएगा ना, कैलकुलेशन करके देख लेना आप, ठीक है। तो लगभग कितने चक्कर आ जाएंगे? 16 चक्कर आ जाएंगे। तो समझ में आई कि बात क्या कहना चाह रहा था मैं? अल्फा तक पहुंच गए अपन। कहां तक पहुंच गए? अल्फा, ठीक है। अल्फा एक समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। एक समान होगा तो क्या हो जाएगी? 3 गति के समीकरण लगाने। जब भी आपको पता चल जाए कोई पंखा चल रहा है, पंखा कितनी देर बाद रुकेगा, यदि कोणीय त्वरण एक समान दे दिया तो आपको गति के समीकरण लगा के सोल्व करना, ठीक है दोस्तों। आगे करें। अब अपना मेन जो टॉपिक था उस पर आओ वापस। आपका मेन टॉपिक क्या कह रहा था आपको? एक समानवर्ती गति। तो एक छोटा सा आप लोग काम क्या कर लो, ऐसे लिख लो, असमानवर्ती गति में इसके लिए लिख लो आप लोग AT नॉट इक्वल टू 0, AC नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक समानवर्ती गति के लिए एक बार पूछ लिया गया था सीधा, ठीक है। AT का मान 0 के बराबर होगा एक समानवर्ती गति के लिए, AC का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये आप लोग छोटा सा ऐसे ऊपर टॉप पे डब्बा बना लो। एक समानवर्ती गति में क्या क्या बातें होंगी और असमानवर्ती गति में क्या क्या बातें होंगी, और अल्फा AT का सीधा संबंध किससे है? अल्फा से, ठीक है। तो वो दिशा विशा सारा कुछ क्लियर हो गया ना आप लोगों को? क्या 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 रहेगा, नोट कर लिया? ठीक है। अब आप लोग एक समानवर्ती गति में, एक समानवर्ती गति में AT का मान तो 0 करना ही अपने को। AC पे चर्चा कर रहे थे। AC किधर लगेगा? सदैव केंद्र की तरफ। सदैव किधर लगेगा? केंद्र की तरफ। ये वेग v हो गया, ये वेग क्या हो गया? v हो गया, और AC हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा। अब AC तक तो आपकी बात होगी, तो क्या अभिकेंद्रीय बल बता दूं आपको आज? तो हेडिंग लगा लो एक समानवर्ती गति में, सीधे लगा लो आप लोग अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? मिटा दिया जाए। हेडिंग लगाओ आप लोग अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। आप लोगों ने अभिकेंद्रीय त्वरण पढ़ लिया, मतलब वर्ताकार पथ के लिए एक त्वरण आवश्यक है। वर्ताकार पथ के लिए यदि वर्ताकार पथ है तो बिना AC के तो संभव है ही नहीं। AC है तो एक समानवर्ती गति है या वर्ताकार पथ है, बिना AC के तो पॉसिबल है नहीं। AC है तो एक समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। अपन एक समान की चर्चा कर रहे हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या, अभिकेंद्रीय बल क्या? यदि अभिकेंद्रीय त्वरण है, अभिकेंद्रीय त्वरण है, अभिकेंद्रीय त्वरण देगा कौन? देगा कौन? आप लोगों ने यदि बल की अभी तक चर्चा अपन ने की नहीं है तो अभी आप देखो त्वरण उत्पन्न होता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत तो याद होगा, बराबर है में सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो भी कण का द्रव्यमान है उसको त्वरण से यदि गुणा कर दे तो वो बल कहलाता है। आप धक्का दे रहे हो, ये बल ही तो है। धक्का दोगे तभी तो उसमें त्वरण आएगा, वेग में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे त्वरण लग रहा है, इसका मतलब कोई न कोई बल है, तभी तो त्वरण आ रहा है। तो वह बल जो वर्ताकार पथ को बनाए रखता है, वह बल जो सबसे पहले बात की थी ना अपन ने, वर्ताकार पथ बिना अभिकेंद्रीय बल के संभव ही नहीं है। तो ऐसा बल जो वर्ताकार पथ को बनाए रखता है, बिना अभिकेंद्रीय बल के वर्ताकार पथ संभव नहीं है, उसकी चर्चा करनी है अपने को। तो आप लोग परिभाषा लिखो अभिकेंद्रीय बल की। वह बल जिसके द्वारा वर्ताकार पथ में गति की जा सके, ऐसा बल जिसके द्वारा वर्ताकार पथ में गति की जा सके, या ऐसा बल जिसके बिना वर्ताकार पथ की कल्पना नहीं की जा सकी। ऐसा बल जिसके द्वारा वर्ताकार पथ की कल्पना नहीं की जा सके। ओके, बात समझ में आई? क्या बताया था आप लोगों को? ये तो मिटा दो, टोपाड़ा तो लिख लिया होगा आप लोगों।
देखो F बराबर बेसिक फॉर्मूला था बल का, यदि आपको नहीं पता तो अभी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा F बराबर M में तो आप लोगों को याद ही होगा, बहुत बार अपन ने चर्चा कर ली। F बराबर क्या आएगा, M में आएगा, तो F बराबर क्या फॉर्मूला, AC लगेगा ना, अभिकेंद्रीय को C से बोलेंगे MAC, और दो फॉर्मूले बताए थे V स्क्वायर बटा R या M ओमेगा स्क्वायर इंटू R, ये फॉर्मूला बताया था। ये अपना किसका फॉर्मूला, के बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल का। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या हुआ, mv स्क्वायर बटा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। अब ओमेगा का मान रख दो और किसी का मान रख दो, अपने को रख सकते हो आप लोग, जैसे आप लोगों को बताया था ना, m तो ये रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 2π/t बोल सकते हो आप लोग, ओमेगा को 2π/t, तो ये हो जाएगा ना अपने पास 4π² इंटू r, आवर्तकाल के पदों में दे दें, या m 4π² इंटू r, ओमेगा बराबर 2πf लिख दिया। तो जो भी आपको क्वेश्चन मिले उस आधार पर अपन कर लेंगे। तो मेनली आप लोग ये दो फॉर्मूले जाना, mv²/r m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, यदि कोणीय वेग दे दे तो ये लगा देना, और रेखीय वेग दे दे तो ये लगा देना, ठीक है। अब इस पे बहुत बढ़िया चर्चा करनी है, नोट करो फॉर्मूला फटाफट। नोट कर लिया, mv²/r m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, m ओमेगा स्क्वायर बटा r, और mv²/r m ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अभिकेंद्रीय बल कोई बल नहीं होता, अभिकेंद्रीय बल कोई बल नहीं है, वास्तव एक नाम है अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल को आप ऐसे समझो, केंद्र की तरफ लगने वाला परिणामी बल, वृत्ताकार पथ के, एक लाइन और लिखो आप लोग उसमें ऐड करो, पहले थोड़ा समझो बाद में लिखना, फॉर्मूला लिख लिया ना। अभिकेंद्रीय बल जो है वो वास्तव में क्या है, वृत्ताकार पथ की तरफ, वृत्ताकार पथ के केंद्र की तरफ लगने वाला परिणामी बल है। छोटे से शॉर्टकट में क्या हुई, वर्ताकार भाग के केंद्र की तरफ लगने वाला परिणामी बल अभिकेंद्रीय बल। लिख लो लाइन, वर्ताकार भाग के केंद्र की तरफ लगने वाला परिणामी बल अभिकेंद्रीय बल, लिख लिए। अब अभिकेंद्रीय बल की यदि दिशा बात करें, एक बार पूछी हुई दिशा, तो दिशा क्या होगी, त्वरण की दिशा किधर होगी, हमेशा केंद्र की तरफ, FC ऐसी थी ना, हमेशा केंद्र की तरफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास में, FC या AC का मतलब क्या हो गया, सदैव केंद्र की तरफ होगी या त्रिज्या के अनुदिश होगी। दिशा किधर रहेगी, सदैव केंद्र की तरफ या त्रिज्या के अनुदिश, ये दो बातें लिख दो। अभिकेंद्रीय बल सदैव केंद्र की तरफ लगने वाला परिणामी बल, दिशा सदैव केंद्र की तरफ या त्रिज्या के अनुदिश, लिख दी बात दोनों। आपको मैं 2-4 एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने एक पत्थर लिया हाथ में और उसको ऐसे 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 तागे से बांध के ऐसे घुमा रहे हो, जोर से घूम रहे हैं। अब जैसे मान लो ये पत्थर को ऐसे बांध लिया तो उस पत्थर के कारण तनाव आ जाएगा। अब वो घूम रहा है, तो यहां पे जो घूम रहा है वो तनाव ही क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल है, सॉरी तनाव ही क्या है, जो खींच गई नहीं डोरी, जैसे आपने पत्थर बांधा, बांधने से वो तनाव में डोरी में थोड़ी खिंचाव आ गया, वो खिंचाव ही क्या है, यदि वो उसको घुमाओगे तो खिंचाव ही उसको घुमाएगा, खिंचाव ही क्या करेगा, उसको घुमाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, अभिकेंद्रीय बल। बात क्लियर हुई क्या। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसका मतलब क्या हो गया, अपने आप ही घूम रही है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये मान लो सूर्य है
ये मान लेते हैं अपन। दीर्घ वर्ताकार पथ है वो अलग बात है, लेकिन अभी आप लोग ये पृथ्वी अपनी, इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल आगे आएगा अपने पास। F क्या होता था, G m1 m2 बटा r स्क्वायर, ये था ना, G m1 m2 बटा r स्क्वायर। इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो यहाँ पे, ये जो F है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल किसका काम कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल का काम। वर्ताकार पथ में जो बल लग रहा है वही क्या है, अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की तरफ जो भी लग रहा है वही क्या है, अभिकेंद्रीय बल। बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई। अभिकेंद्रीय बल आपको कहीं अलग से परिभाषा में नहीं मिलेगा। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जहां जिस स्थिति में जो बल केंद्र की तरफ लग रहा है वर्ताकार पथ में वही क्या है, अभिकेंद्रीय बल। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो mv² बटा r लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। G m1 m2 बटा r², कोई मना नहीं करेगा। यानी जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, किसके कारण घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण। और पथ छोड़ते थोड़ी हो, और यदि पथ नहीं छोड़ रहे तो कोई न कोई बल लग रहा है, और वही बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और वही उसी गुरुत्वाकर्षण का ही दूसरा नाम क्या है, केंद्रीय बल, केंद्र की तरफ लग रहा है। आप लोगों ने देखा होगा नाभिक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटता रहता है, अलग अलग कक्षा में काटता है। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो क्या प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण नहीं लगता। 12th क्लास में याद करो थोड़ा सा आप लोग, कूलाम बल का नाम सुना होगा आप लोग। F बराबर क्या होता था, k q1 q2 बटा r स्क्वायर था ना, k q1 q2 बटा r स्क्वायर। ये कूलाम बल क्या है, वर्ताकार पथ को प्रदान कर रहा है, वर्ताकार पथ क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है यहाँ पे। तो ये कूलाम बल ही, स्थिर विद्युत बल क्या कहला रहा है, अभिकेंद्रीय बल। यहाँ पे आप लिख सकते हो mv² बटा r, k q1 q2 बटा r², आराम से लिख सकते हो। याद करो थोड़ा सा, यदि 12th क्लास में थोड़ा और याद है तो आप लोगों को, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई लंबवत इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता था, ऐसे एक समान है, ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र ऐसे क्रॉस से लिखते हैं ना आप लोग, थोड़ा थोड़ा याद करो 12th वाले, जो भी चीज याद आ रही है आपको। लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, लंबवत कोई आवेश जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका पथ याद करो कैसे घूमता था, ऐसे घूमता था, गोल गोल घूमता था। तो इस पे क्या लगता था, याद करो चुंबकीय बल लगता था। चुंबकीय बल का मान क्या होता था, Q V B साइन थीटा, और साइन यहाँ पे क्या है, लंबवत है तो 90। तो F बराबर क्या है, Q V B, चुंबकीय बल बोलते थे। यही यहाँ पे चुंबकीय बल किसका काम कर रहा है, यदि वर्ताकार पथ प्रदान कर रहा है तो अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है। तो बात क्लियर हुई क्या आप लोगों के, जो पथ वर्ताकार पथ प्रदान कर रहा है जिस स्थिति में है वही क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल में न्यूमेरिकल है, कुछ क्वेश्चन है वो होंगे, वो कल अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ गई क्या कि अभिकेंद्रीय बल क्या है, अभिकेंद्रीय बल क्या है, बात क्लियर हुई। अभिकेंद्रीय बल एक ऐसा बल है जो केंद्र की तरफ लगने वाला परिणामी बल है, और कोई दूसरा बल नहीं होता। जिस स्थिति में जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा, कूलाम बल है, अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा, चुंबकीय बल है, अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा, तनाव किसका काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी बातें अपन कल चर्चा करेंगे। आज वाले में ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश की, जो भी आपको नहीं समझ आई अपन बता देना मेरे को, सर यहाँ पे कुछ दिक्कत रही तो वो कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे, और कुछ एग्जाम्पल के साथ में। और कल इस टॉपिक को अपन थोड़ा सा एक बार फिनिश कर देंगे मेरे हिसाब से, बाकी आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।